माता सावित्रीबाई फूले जी ने फातिमा शेख जी की मदद से 1 जनवरी 1848 को फुलेवाड़ा में पूना के अंदर भारत की महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला। बड़े दुखी मन से कह रहा हूं, केंद्र की सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर स्कूलों को मर्ज करने की स्कीम लाकर कई गांव के स्कूलों को बंद करके एक स्कूल बनाकर फिर से वो पुरानी स्थिति वापस लौटा दी, जहां बच्चों को 6-6, 7-7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ाई को छोड़ देंगे। इस अवसर पर मैं माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा राव फूले जी को याद करना चाहता हूं, जिन्होंने भारत में 1 जनवरी 1848 को भारत की महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला। और इसलिए याद करना चाहता हूं कि उससे पहले भारत में महिलाओं को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, उनके लिए पढ़ने के लिए कोई स्कूल न था। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर किसी समाज की तरक्की के पैमाने को मापना हो तो उस समाज की महिलाओं की तरक्की और उनके एजुकेशन को एक बार देख लो तो समाज का आईना सामने आ जाएगा कि समाज ने कितनी तरक्की की है। माता सावित्रीबाई फूले जी ने फातिमा शेख जी की मदद से 1 जनवरी 1848 को फुलेवाड़ा में पूना के अंदर भारत की महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला। और आज मुझे शर्म आ रही है कि केंद्र की सरकार ने एजुकेशन के बजट को घटाते घटाते 2.9% के आसपास कर दिया। 2.9 के करीब आप चेक कर लीजिए। एक तरफ दिल्ली की सरकार है जिसने एजुकेशन पे लगभग 21% बजट देकर समाज की तरक्की का रास्ता प्रशस्त किया है, और एक तरफ केंद्र की सरकार है जिसने एजुकेशन के बजट को घटाकर केवल लगभग 2.9% कर दिया। इसका मतलब केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार फर्जी मोदी की गारंटी देती घूम रही है। वो चाहती नहीं है कि देश तरक्की करे। एक तरफ हम सपना देखते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बने, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने दोस्त को दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी बनाने के चक्कर में पूरे देश को गरीब कर रहे हैं। ऐसे देश तरक्की कैसे करेगा? जब तक आप एजुकेशन का बजट नहीं बढ़ाएंगे तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। और मुझे आज शर्म इसलिए ज्यादा आ रही है, एक समय देश की सरकारों ने तय किया था कि चूंकि बच्चों को दूर स्कूल जाना पड़ता है, कई किलोमीटर पैदल चलकर, तो विशेष रूप से 8-8, 10-10 किलोमीटर दूर लड़कियां पढ़ने नहीं जा सकती। लड़के तो दूर की बात, लड़के भी नहीं उतनी मात्रा में जा सकते। इसलिए सरकारों ने तय किया था कि गांव-गांव में स्कूल खोलो ताकि लड़कियां पढ़ सके और लोग ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें। लेकिन मुझे आज बड़ा दुख है, दुख और पेन के साथ मैं कह रहा हूं, आई एम रियली पेन्ड, बड़े दुखी मन से कह रहा हूं, केंद्र की सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर स्कूलों को मर्ज करने की स्कीम लाकर कई गांव के स्कूलों को बंद करके एक स्कूल बनाकर फिर से वो पुरानी स्थिति वापस लौटा दी, जहां बच्चों को 6-6, 7-7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ाई को छोड़ देंगे। क्या हम भारत को फिर से 18वीं शताब्दी में ले जाना चाहते हैं? क्या हम इस तरह भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं? आपकी नीयत है ही नहीं कि भारत तरक्की करे। एक तरफ आपने एजुकेशन को देश की कमजोर कर दिया, दूसरी तरफ पिछले 15 से 20 सालों में पूरे देश के अंदर माननीय अध्यक्षा महोदय
15 से 20 सालों में 2.25 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। हम देश को किधर ले जाना चाह रहे हैं? यह विश्वगुरु बनाने का कार्य तो कतई नजर नहीं आता। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा अरविंद केजरीवाल सर का कि जब से 2015 में हमारी सरकार बनी है तब से लगातार एजुकेशन को, बजट को बढ़ाकर एजुकेशन पे हमने पूरे देश को किस तरह दुनिया में देश आगे बढ़ सकता, विश्वगुरु बन सकता है, उसका मार्ग दिल्ली ने प्रशस्त किया, अरविंद जी की सरकार ने प्रशस्त किया। और इस बार लगभग 21% बजट एजुकेशन पे दिया है। इसके लिए मैं अरविंद जी का भी और हमारी बहन शिक्षा मंत्री आतिशी जी का भी हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ साथ अगर मानव का शरीर स्वस्थ नहीं है तो उसका दिमाग भी स्वस्थ नहीं हो सकता। यह बड़े दुख की बात है कि पूरे देश का हेल्थ के ऊपर 2% से भी कम बजट है केंद्र सरकार का। यह कितनी शर्मनाक बात है। ऐसे अगर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, उनके स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त बजट नहीं होगा, और एक तरफ आयुष्मान योजना की बात कर रहे हैं लेकिन उसमें टर्म कंडीशंस ऐसी हैं कि लोग उसका फायदा ही नहीं उठा सकते। यह तो बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे स्कीम इज मेड, इज डिजाइन इन सच ए वे टू फेल द स्कीम। यानी स्कीम तो बनाओ लेकिन लोग उसका फायदा ना उठा पाए। यह बिल्कुल उस प्रकार है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। केंद्र के माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री जी ने लखनऊ के अंदर लगभग 2018-19 की बात है, माइनॉरिटीज अफेयर्स मंत्रालय ने वहां पे मीटिंग बुलाई और देश के जितने भी माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री हैं उनको वहां बुलाया। बाई चांस मुझे उसमें जाने का मौका मिला तो सारे राज्यों के जो बीजेपी शासित राज्य थे सब लोग केवल उनकी तारीफ कर रहे थे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने कहा माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय को एक सुधार करना चाहिए कि माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बना है, नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो उनको लेन देने का काम करता है। लेकिन उसकी शर्त ऐसी है कि जिस परिवार की, ग्रामीण क्षेत्र के जिस परिवार की सालाना इनकम 65,000 से कम हो, केवल वो लाभ उठाएंगे, और शहरी क्षेत्र में जिसके पूरे परिवार की इनकम 1,25,000 सालाना से कम हो, केवल वो उस लोन को ले सकते हैं, वो केवल फायदा उठाएंगे। मैंने कहा कि मेरे दिल्ली के अंदर तो मिनिमम वेज वही लगभग 2 लाख रुपए से ऊपर है, तो फिर मेरे दिल्ली का तो माइनॉरिटी समाज इस लोन को ले ही नहीं सकता। इसका मतलब आपने तो स्कीम इसलिए बनाई है ताकि नाम को स्कीम दिखा दे कि माइनॉरिटी का विकास करना है, लेकिन उनको कुछ देना नहीं है। तो उसी प्रकार यहां हेल्थ, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है और आप स्वास्थ्य का बजट भी कम करते जा रहे हैं, स्वास्थ्य पे पैसा ही नहीं खर्च कर रहे, तो जब शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आदमी मन से डिप्रेशन में रहेगा, और जब मन स्वस्थ नहीं होता तो कभी भी आदमी जीवन में तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा अपनी सरकार का। हमने जहां केंद्र की सरकार ने 2% से भी कम हेल्थ पे बजट दिया, वहीं हमारी सरकार ने 11% से ज्यादा हेल्थ पर बजट दिया। दिल्ली के लोग स्वस्थ हो रहे हैं क्योंकि हम हेल्थ पे ज्यादा बजट दे रहे हैं, इसलिए दिल्ली के लोग स्वस्थ हो रहे हैं। इसी वजह से यही कारण है कि दिल्ली के लोगों की आय, प्रति व्यक्ति आय पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। क्योंकि जब आदमी एजुकेट होगा, शरीर से स्वस्थ रहेगा, दिमाग अच्छा चलेगा, तो वो तरक्की के लिए काम करेगा।